स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और अगर मेरी क्लासेस आप पहली बार देख रहे हैं और चाहते हैं कि पीछे की जितनी क्लास हो चुकी हैं वो भी देखनी है आपको, क्योंकि क्लास बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अभी देखिए, आप जुड़िए हमसे, पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ दोस्त, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस प्रैक्टिस बाय प्रेमपाल सिंह सर। तो उस पर क्लिक करके आप सारी क्लास सीक्वेंस में आ जाएंगे आपकी, ठीक है। और बाकी आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रेमपाल सिंह सर, प्रेमपाल सिंह सर, ये डायरेक्टली आप YouTube पे सर्च कीजिए, YouTube पे सर्च कीजिए और मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। यकीन मानिए जितना पढ़ाया है ना उतना अच्छे से कर लीजिए, बस 100% स्कोर अच्छा होगा आपका। चलो हम शुरू करते हैं क्लास आज की। और सवाल है आपके सामने पहला, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जो बात करता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। भारतीय संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो ये बात करता है कि देयर विल बी अ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, भारत में एक चुनाव आयोग होगा। तो चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो भैया इकलौता आर्टिकल है आर्टिकल 324। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 324। ये बात करता है कि इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा। और इलेक्शन कमीशन होगा इंडिया का, तो भाई वो कौन कौन से चुनाव करवाएगा, वो प्रेसिडेंट के चुनाव करवाएगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया आपको, फिर से बता देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। फिर लोकसभा के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर राज्यसभा के चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और फिर जो है आपकी जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं जो मुख्यमंत्री वाले चुनाव होते हैं वो भी चुनाव यही करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्य होते हैं जो इसको चलाते हैं। पहले सदस्य को बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरा है जिसमें 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इन सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? तो 324 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। आगे देखेंगे हम, अगला प्रश्न आपके सामने है, द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके काम क्या है। तो काम तो पता ही होंगे आपको, जब चुनाव चलते हैं तो काम तो नजर आते हैं आपको कि कौन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी क्या है, कौन सा काम वो कर रहा है ना। तो बढ़ के बताइए मुझे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पहला, टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बताओ भाई, 12वें का आंसर देना है आपको। द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, तो पहला है टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के चुनाव करवाता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, और साथ ही साथ राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, उसके भी चुनाव करवाता है। सही बात है। दूसरा, टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, ये मैंने बताया अभी आपको, ये भी सही है। तीसरा, द रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ एनी स्टेट नॉट इन कंडीशन टू होल्ड और कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश ये कर सकता है? नहीं कर सकता। राज्य में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति लगाते हैं, और वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, ठीक है। तो ये तो गलत है तीसरा। चौथा,
टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट। इलेक्टोरल जो लिस्ट बनाई जाती है ना, सूची, मतदान की सूची, तो उसको प्रिपेयर करना, उसको देखभाल करना, निर्देशन देना, उसको नियंत्रित करना, ये सब काम जो है इससे रिलेटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक, तो जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के लिए सभी से अपील की जाती है। बाहर आपने होर्डिंग लगे हुए देखे होंगे कि लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, सब लोग अपना मतदान करें और आगे बढ़ चढ़कर मतदान करें, ज्यादा प्रतिशत में मतदान करें, ये डेमोक्रेसी का दिन है, ऐसे प्रचार होता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। टीवी पर भी आता है ना, मतदान करने चलेंगे हम, टीवी पर आता है ना, मेट्रो में देखा होगा एडवर्टीजमेंट आपने, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, तो हर जगह जो है एडवर्टीजमेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिससे भारत की जनता आगे बढ़ चढ़कर मतदान करे, क्योंकि ये लोकतंत्र का दिन है। ठीक, लोकतंत्र का पर्व है ये। अगला, लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है और करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। पहला है बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब हुई, बैटल ऑफ बिलग्रैन कब हुई, और खुसरुओं की रिवोल्ट कब हुई, और खनवा का युद्ध कब हुआ। तो कब हुआ ये तो हम देखेंगे, लेकिन किसने लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन लड़ा, दूसरा बिलग्राम के युद्ध में कौन लड़ा, तीसरा खुसराओं के युद्ध में कौन लड़ा, और खनवा के युद्ध में कौन लड़ा। यहां नाम दिए हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, उसके हिसाब से नाम बताना है आपको। बताओ भाई, 13वें का आंसर बता दो। तो देखो यहां देखेंगे हम, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने लड़ा, यहां देख लेंगे। और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं ने लड़ा, खुसराओं का युद्ध जहांगीर ने लड़ा, खनवा का युद्ध बाबर ने लड़ा। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ये देखो, मुगल और राजपूत वॉर, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था मुगल और राजपूत के बीच में। तो जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है ये इसमें अकबर लड़ा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसमें अकबर लड़ा, और ये किसके अगेंस्ट में लड़ा, राणा प्रताप सिंह के अगेंस्ट में। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था, और जो बिलग्राम का युद्ध है वो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था, और वहीं खुसराओं का युद्ध है वो जहांगीर लड़ा, और खनवा का जो युद्ध है वो बाबर ने लड़ा राणा सांगा के विरोध में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो बैटल्स हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, लड़ाइयों से सवाल पूछे जाते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने, आपको बताना है निम्नलिखित में से सही सुमेलित क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित सुमेलित क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित क्या है। तो देखो, एक तरफ लिखा है खुलदाबाद और फतेहपुर सीकरी, आगरा और दिल्ली, ये लोकेशन दिए हैं। ये आपको जो है लोग जगह का नाम दिया है, खुलदाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा और दिल्ली। अब यहां किस किस के टॉम्ब है, किस किस के टॉम्ब है, यानी कि मकबरा बने हुए हैं। तो जो सही मैच कर रहा हो वो बताना है आपको, जो सही मैच कर रहा हो वो आपको बताना है। ठीक है, बताएं। तो देखो, खुलदाबाद ये कह रहे हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, यहां पे गलत है। फतेहपुर सीकरी ये इत्मादुद्दौला का मकबरा है, ये भी गलत है। इत्मादुद्दौला का मकबरा तो आगरा में है। ठीक है, आगरा यहां औरंगजेब का मकबरा है, ये भी गलत है। दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका मकबरा है, बिल्कुल सही बात है। तो 14वें का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिर्फ ये सही बता रहा है, बाकी ऊपर के तीनों गलत बता रहे हैं। ये कह रहा है कि दिल्ली में जो मकबरा है वो अब्दुल रहीम खाने खाना का है। ठीक है, तो डी आंसर होगा। यहां देखिए आप, जो शेख सलीम चिश्ती
की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी मतलब आगरा के नजदीक है, ये आगरा के नजदीक है। फतेहपुर सीकरी का ही बुलंद दरवाजा फेमस है, बुलंद दरवाजा भी है यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में। और जो इत्माउद्दौला जो मकबरा है वो आगरा में है, ठीक। और औरंगजेब का जो मकबरा है वो खुलदाबाद में औरंगाबाद में है। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है वो दिल्ली में है। तो सही आंसर ये है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सवाल नहीं मैंने पूछा आपसे, काफी टाइम हो गया है ना, 5वां प्रश्न आ गया। सवाल आपके लिए क्या है आज का सवाल? आज का सवाल क्या है आपके लिए? आज का क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है भाई, जो मुगल थे, मुगलों का अंतिम शासक, मुगलों का अंतिम शासक कौन था भारत में? ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आपको, उम्मीद मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाब का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया? अब 15वां सवाल है, जियोग्राफी का प्रश्न है ये। मतलब ये चार जो देश दिए हुए हैं, ये जो चार देश दिए हुए हैं, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इन चारों में से भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर किस देश का लगता है? लेंथ में सबसे ज्यादा बॉर्डर सीमा किसकी है? यानी कि भारत के साथ इन चारों में से वो कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे लंबी है, बॉर्डर सबसे लंबा है? तो भैया बांग्लादेश है, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, आसान सवाल है। ये देखो आप, बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये आपकी पेट्रोलिंग चल रही है, यहां देखो ये पेट्रोलिंग चल रही है आपकी। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया से कितना है? 4096 किलोमीटर। कितना बॉर्डर है भारत का इंडिया के साथ? बॉर्डर कितना लगता है? 4096, सबसे ज्यादा है। उसके बाद चीन आता है, चीन का 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3310 किलोमीटर और नेपाल का 1752 किलोमीटर और म्यांमार का 1458 किलोमीटर, भूटान का 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान का सबसे छोटा 80 किलोमीटर। अफगानिस्तान के बॉर्डर कितना लगता है भारत के साथ? 80 किलोमीटर। ये सीक्वेंस याद रखना है आपको, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डीमार्केट्स इंडिया एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना? तो निम्नलिखित में से वो कौन सी रेखा है जो भारत और सीमांकन, भारत और दक्षिण पूर्वी चीन के बीच में है? भारत और दक्षिण पूर्वी चीन के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसे क्या कहते हैं बताओ? तो डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इनमें से कोई नहीं, या मैकमोहन लाइन? बता दो भाई, मैकमोहन लाइन। आंसर कौन कौन बता रहा है? मैकमोहन लाइन। तो भारत और जो दक्षिण पूर्वी भाग है चीन का, उसके बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा। यहां देखो आप, मैकमोहन लाइन, यू कैन सी, यहां देखो, ये है आपकी मैकमोहन लाइन, ये वाली, ये मैकमोहन लाइन है, ठीक है, मैकमोहन लाइन। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से ये चीन का जो क्षेत्र है, तो इसके बीच में ये जो लाइन पड़ती है वो मैकमोहन लाइन है। अब ये जो देख पा रहे हैं आप डार्क वाला, ये तो भारत है, ये भारत है। यहां देखो, यहां पर ये अक्साई चीन वाला बॉर्डर है, फिर यहां पे ये नेपाल आ जाता है बीच में, और फिर नेपाल के बाद नेपाल का बॉर्डर भी चीन से लगता है। फिर यहां पे देखो ये नाथुला पास है, और यहां पे ये भूटान देश आ जाता है। तो यहां पे डोकलाम का विवाद चलता रहता है, आपको पता है, ठीक है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश
बांग्लादेश यहां पे है, ठीक है। तो ये आपसे जो सवाल पूछा है कि जो चीन है और जो भारत है उसके बीच की जो लाइन है दक्षिण पूर्वी चीन की, वो कौन सी किस नाम से जानी जाती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज हाईएस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन 2023? भारत में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का किया गया? यानी कि भारत से दूसरे देशों में जो सामान भेजा गया, यानी कि भारत ने दूसरे देशों में जो सामान भेजा बेचने के लिए, बदले में पैसा पैसा आएगा, तो बेचने के लिए जो भेजा, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा सामान गया? सबसे ज्यादा कौन सा सामान भेजा गया 2023 में, 2023 वाली साल में? तो कृषि और कृषि से संबंधित प्रोडक्ट ये भेजे तो गए सबसे ज्यादा नहीं है, टेक्सटाइल कपड़ा भी नहीं है, केमिकल्स रसायन भी नहीं है, इंजीनियरिंग गुड्स, जो इंजीनियरिंग उत्पाद हैं, इंजीनियरिंग सामान है, वो इंडिया में बने और फिर हमने जो है उनको एक्सपोर्ट कर दिया, निर्यात कर दिया, बाहर बेच दिया, बदले में पैसा आ गया, ठीक है। तो 2023 अकॉर्डिंग टू 2023 डेटा, which of the following commodities has highest export from India? तो इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो सबसे ज्यादा भारत से दूसरे देशों में भेजे गए हैं, यानी कि इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं, सामान है इंजीनियरिंग के लिए जो बनता है, तो वो उसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। 18वां प्रश्न, द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारत में बने हुए कपड़े को की डिमांड सबसे ज्यादा किस कंट्री में है? यानी कि जो कौन सा वो देश है जो भारत से कपड़ा खरीदता है, कौन सा वो देश है जो भारत से टेक्सटाइल खरीदता है, वस्त्र, भारतीय वस्त्र सबसे ज्यादा कौन सा देश अपने देश में ले जाता है? भारतीय वस्त्र का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? भारतीय वस्त्रों को सबसे ज्यादा जो है इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है? तो इटली, जर्मनी, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन चारों में वो कौन सा देश है जहां भारत के वस्त्र मिलते हैं, खरीदे जाते हैं, भारत से खरीद के ले जाते हैं? ये सबसे ज्यादा कौन सा वो देश है जो भारतीय वस्त्र सबसे ज्यादा खरीद कर ले जाता है? इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। 18वां प्रश्न, तो अमेरिका में भारतीय वस्त्रों की डिमांड बहुत ज्यादा है, अमेरिका भारतीय वस्त्रों का आयात बहुत करता है, ठीक है। तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका भारतीय वस्त्रों का आयात बहुत करता है, ये याद रखना है दोस्त आपको, ठीक है। आपके लिए सवाल ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, है ना, अभी वर्तमान में? मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, इन विच डिपार्टमेंट विक्रम देव दत्त टेक्स चार्ज एज अ सेक्रेटरी? ये करंट अफेयर का प्रश्न है आपका। वो कौन सा विभाग है, वो कौन सा विभाग है जिसमें विक्रम देवदत्त सचिव बने हैं? विक्रम देवदत्त सचिव बने हैं, नए सचिव बने हैं। वो कौन सा विभाग है जिसमें हाल ही में विक्रम देवदत्त को सेक्रेटरी बनाया गया है, सचिव बने हैं भारत सरकार में? कौन सा डिपार्टमेंट है वो? करंट अफेयर का सवाल है ये। कोयला विभाग, ये कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या आपका रक्षा मंत्रालय?
तो किस में बने हैं बताइए भाई, कौन से मंत्रालय में सचिव बने हैं? तो जो विक्रम देव दत्त है ना बेटा, वो कोयला मंत्रालय में कोल सेक्रेटरी बने हैं। क्या बने हैं? कोल सेक्रेटरी, कोयला सचिव, कोल मंत्रालय में सचिव बने हैं। और ये जो विक्रम देव दत्त हैं, ये 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, यानी कि 1993 में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। फिर ये कलेक्टर बन गए और प्रमोशन होते होते अब ये सचिव बने हैं। ठीक है, क्लियर? तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में विक्रम देव दत्त चर्चा में रहे, न्यूज में रहे, तो इनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन दे देंगे, ये कोयला मंत्रालय में सचिव बने हैं, ये गृह मंत्रालय में सचिव बने हैं, ये वित्त मंत्रालय में सचिव बने हैं, कौन सा सही है? तो आई होप अब आंसर दे लोगे आप। ठीक है, अगला सवाल, विच स्टेट विल होस्ट 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा, बताओ भाई। बताइए। कर्नाटक, हिमाचल, केरला, उड़ीसा। तो जो 18वां संस्करण होने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस का, उसकी जो मेजबानी है वो कौन करेगा? उड़ीसा। उड़ीसा करेगा। और उड़ीसा में ये कहां होगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा में ये कहां होगा? भुवनेश्वर में होगा। और ये कब होगा? जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में उड़ीसा मेजबानी करेगा। कौन सी जगह पर होगा उड़ीसा में? तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में होगा और जनवरी में होगा। अगर डेट की बात करें हम तो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक चलेगा ये प्रवासी भारतीय दिवस। 8 से 10 जनवरी 2025 तक ये प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा उड़ीसा राज्य। और कौन सी लोकेशन पर होगा उड़ीसा में? भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, तो ये सवाल हमने डिस्कस किए। आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, बहुत अच्छे से स्मूथली समझ आ रहा है आपको। क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करें और क्लास के बारे में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। ठीक है, तो मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।